अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई मस्ट अपोलोजाइज कि मुझे ये व्लॉग करते हुए बहुत देर हो गई। वजह यह है कि मैं चूंकि पाकिस्तान से 10 घंटे पीछे हूँ। अगर सुबह किसी भी चीज़ में फंस जाऊँ मैं वॉशिंगटन के अंदर, तो फिर मुझे बहुत देर हो जाती है। लेकिन इस देर का एक फ़ायदा भी होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ होना होता है वो हो चुका होता है। जो किसी ने कहना सुनना है वो भी हो गया होता है। उसके ऊपर जो बहुत सा एनालिसिस लोग करते हैं, फैक्ट्स शेयर करते हैं, वो भी मैं साथ देख चुका होता हूँ। और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मेरे पास एक बड़ी ब्रॉडर पिक्चर होती है, एक ओवरऑल पिक्चर होती है कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। और वो ओवरऑल पिक्चर और जिस्ट मैं आपके साथ अगर शेयर करूं, तो कुछ ऐसा लगने लग गया है। बहुत ज़्यादा ज़राए जो हैं उनको अब एक शक पड़ता चला जा रहा है डॉट कनेक्टिंग करके। और ये टर्म भी जो है अब बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुकी है। डॉट कनेक्टिंग करके ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब, हमटी डमटी, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इस तरह की जितनी और छोटी मोटी जमातें हैं, ये अब इलेक्शन से कनी कतरा रहे हैं और इलेक्शन से जान बचा के ढूंढना चाहते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन से जान कैसे बचाई जाए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है, अमेरिका, बरतानिया, आईएमएफ को गारंटीज दे चुकी है, एश्योरेंसेस दे चुकी है कि फरवरी के 2024 के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। ये क्या एविडेंसेस हैं, ये किस तरह से डिफरेंट चीजें इकट्ठी हो रही हैं, जिनको मिलकर हम देखते हैं और हमें ये शक होता है कि इलेक्शन से धूल है। ये मैं भी इसका एक एनालिसिस, ये फैक्ट्स भी आपके सामने लाता हूँ, सोर्सेस भी आपके सामने लाता हूँ और एक एनालिसिस भी आपके सामने लाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको तहे दिल से मुबारकबाद देनी है। मुबारकबाद इस चीज की देनी है कि पता चला है कि इसराइल ने जो जंगबंदी की 4 दिन की हमास के साथ, जो जुम्मे को शुरू हुई, ये दर हकीकत पाकिस्तान की धमकी लगाने पे हुई है। और पाकिस्तान के दबाव से, पाकिस्तान के प्रेशर में इसराइल मजबूर हो गया जंगबंदी करने के लिए। अब ये कोई खबर छोटे मोटे जराए से नहीं आई। बताया जाता है, अपेरेंटली पाकिस्तान की उर्दू के अखबार की हेडलाइन है, जो भी मैं आपसे स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, वरना आप लोगों को ये बिल्कुल मेरी इस बेतुकी किस्म की बात पे यकीन नहीं आएगा, मतलब इतनी बड़ी बात मैंने कर दी। लेकिन वहां पे कहना यह है कि पाकिस्तान के निगरान वजीर खारजा जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब ने, जो बड़े मौजूद, बड़े इंटेलिजेंट, बहुत ही डिसेंट और शरीफ आदमी है, उन्होंने सेनेट को ब्रीफिंग में ये बताया है कि पाकिस्तान के दबाव के नतीजे में जंगबंदी जो है वो हुई है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको बिल्कुल मुझ पर यकीन नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत बड़ी बात मैंने कर दी, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको इस हवाले से स्क्रीन शेयरिंग करने की मुझे इजाजत दें। ये मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये देखें, ये हेडलाइन है, पाकिस्तान के दबाव पर इसराइल जंगबंदी पर मजबूर मजबूर निगरान वजीर खारजा। फिर नीचे लिखा है, मसले का वाहिद हल दो रियासती फार्मूला है। बिल्कुल भी नहीं है। नस्ल कुशी पर इसराइल को काबिल एहतसाब करार देना चाहिए, जलील अब्बास जलानी। इमदाद पहले इसराइल चेक करता है, इजाजत के बगैर फलस्तीनियों को एक घूंट पानी भी नहीं दिया जा सकता। सेनेटर मुश्ताक अहमद, जिनका ताल्लुक मेरा ख्याल है जमात इस्लामी से है। ये बेसिकली मैंने इसको ट्वीट इसलिए किया है कि ये मुझे व्हाट्सएप पे फ्लोटिंग देखी थी। मैंने इसको ट्वीट कर दिया था कि मैं इसको दिखा सकूं, जैसे अरबी में कहते हैं ऐनुल यकीन, जब तक अपनी आंखों से आप ना देख लें, वरना ये हो सकता है अफवाह है, मैं वैसे ही छोड़ रहा हूं, मैंने बहुत बड़ी छोड़ दी। अक्सर आप अंदाजा लगाएं, मैं सोच रहा था वैसे कि जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं, वो बड़े मौजूद, बहुत शरीफ नफ्स, बहुत डिसेंट आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही तजर्बाकार सफारतकार हैं। उन्होंने इतनी बड़ी छोड़ कैसे दी जाके, इसे कहते हैं सेनेट के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे शक ये है कि जलील अब्बास जिलानी साहब ने कहीं पढ़ा होगा कि लॉफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। यानी आप जब इतने बुरे हालात हों, लोग डिप्रेस हों, तो कह के अगर बंदा दो चार मार दे, तो उससे इंसान की सेहत में इजाफा होता है। लोग कहते हैं खून जो है वो बढ़ जाता है। तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को खुश करने के लिए, ये कह के लगवाने के लिए, उन्होंने ये खबर जो है ये छोड़ दी उन्होंने सेनेट के अंदर। अगर वाकई उन्होंने किया, ये पता नहीं है कि अखबार ने अपनी तरफ से तो ये छोड़नी थी। कोई वैसे पूछे कि पाकिस्तान ने क्या इसराइल को कोई धमकी लगाई होगी कि हम इसराइल को जनाब जौहरी हमला आपके ऊपर कर देंगे, हम तो मुस्लिम दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर ताकत है, हम एटम बम लेके आपके ऊपर आ जाएंगे, हमारी बहुत बड़ी फौज है, या हम आपके खिलाफ कोई दहशतगर्दी करवा देंगे, दहशतगर्दी वैसी हो रही है, या ये कि हम अपने ही मुल्क में इतने बम फाड़ देंगे कि इसराइल को इंसानी हमदर्दी के तौर पर ये डर लग गया होगा कि कहीं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कत्ले आम ना हो जाए, और इस मारे खौफ के इसराइल ने वहां पे जंगबंदी कर दी। हकीकत यह है कि सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं, जिसके ऊपर मैंने पिछला वीलॉग किया था जीवीएस न्यूज के ऊपर, जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन लोग कहते तो बहुत हैं कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्टेड हैं। मैंने एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीलॉग किया था इस हवाले से। सिर्फ अब 24 घंटे रहते हैं जब इसराइल ने यह फैसला करना है
کہ ट्यूसडे की मॉर्निंग में जंग दोबारा शुरू होगी मंगल के दिन 28 तारीख को, या नहीं शुरू होगी। और अभी तक इसमें बहुत कोशिशें हो रही हैं, और इसमें प्रिंसिपल जो कोशिशें कर रहे हैं वो या तो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हैं, या जो कतर की रियासत है वो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। लेकिन इसराइल बज़द है कि उसे हमास का खात्मा करना है, और हमास का खात्मा किए बगैर जंग जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। ये तो सारी इस हवाले से एक सूरत हाल है। अब हम आ जाते हैं अपनी उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से। वैसे मैं एक थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और कह दूं, मैंने पॉइंट लिख के भी रखा हुआ था। देखिए, दुनिया में कितनी ऐसी जगह होंगी तहजीब याफ्ता जहां अखबारात इस किस्म की बकवास और इस किस्म का हज़ियान जो है वो लोगों को बेच सकते हैं हेडलाइन की शक्ल में, जहां पर कोई भी जिम्मेदार शख्स, अफसर, फॉरेन मिनिस्टर हो, निगरान वजीर खारजा हो, या अदरवाइज वजीर खारजा हो, वो इस किस्म की चीज़ें छोड़ सकता है। इसका नुकसान पता क्या है? इसका नुकसान ये है कि जब आप एक रियासत के अंदर रहने वाले लोगों को, जिनमें से मेजॉरिटी के पास सिर्फ जुबान भी एक है, वो उर्दू के अलावा, ये उर्दू के एक इकोसिस्टम के अंदर लोग फंसे हुए हैं। बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी पाकिस्तान के लोगों की है जो उर्दू के अलावा किसी और ज़ुबान से इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते। उन तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुँचती है वो ब्लॉग ऑफ सफ़ीर के ज़रिए पहुँचे, अखबारात के ज़रिए पहुँचे, ज़राए ब्लॉग से पहुँचे, टीवी के ज़रिए पहुँचे, वो एक सिंगल ज़ुबान के ज़रिए पहुँचती है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत को तकरीबन नियर मुकम्मल कंट्रोल जो है वो हासिल है। उनके पास चूँकि और ज़ुबानें नहीं हैं, वो इंग्लिश को ठीक तरह से समझ नहीं सकते, इसलिए आप उनको मसलसल बेवकूफ बना सकते हैं। और जब इस किस्म की वाहियात और बकवास चीजें आप उनको फीड करते हैं तो उनकी जहनी नशोनुमा जो है वो नहीं होती, और ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स का तरक्की ना कर सकना है, पाकिस्तान के लोगों का, रियासत का, उसके अंदर ये लिंग्विस्टिक बैरियर जो है और ये जो फ्रॉड है, इसकी बहुत जिम्मेदारी है। मैं इसके हवाले से भी कभी आपके सामने कुछ रिसर्च शेयर करूंगा कि क्यों, अगर लोग एक से ज्यादा जुबानें बोलते हो, कम से कम एक इंटरनेशनल जुबान जो है उनके पास हो, जैसे इंग्लिश है या फ्रेंच है या कोई और ऐसी जुबान जो मल्टीपल जगहों से जिसमें इंफॉर्मेशन आती हो, तो उससे वहां के लोगों को डेवलप होने का ज्यादा मौका मिलता है। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, कि क्यों इलेक्शन से ढूंढने की ये मुसलसल जो है वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि थर्सडे के दिन नवाज शरीफ साहब ने मरी में मोहसिन नकवी साहब से, जो पंजाब के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं, वहां उनसे बात की। उसके बारे में थोड़ी सी जो अफवाह निकली थी वो यही थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रहे हैं कि इलेक्शन जो है आगे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या उन्होंने अपने खदशात जो हैं वो मोहसिन नकवी से शेयर किए। ये तो ये कोई एक बात। इससे पहले आप देख चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो जलसा था मीनार पाकिस्तान का, वो खासा लैक लस्टर था। लोगों को कुछ भी बताएं, मुख्तलिफ एंकर पर्सन से कुछ भी कहलवा दें, लेकिन नवाज शरीफ साहब को अपने दिल के अंदर तो पता ही है कि सरकार ने लोग भर के लाए थे और बहुत थोड़े लोग आए, और नवाज शरीफ साहब का ख्याल था कि उनकी पार्टी और हुकूमत और रियासत और इदारे मिलके बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने देखा कि कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं हो सका। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने उसके बाद जो मीटिंग्स की हैं, बलूचिस्तान जब वो गए तो आपको पता है अपने रिपोर्टर्स अपने साथ ले गए। सियालकोट में जिन्होंने कन्वेंशन किया, बिल्कुल लैक लस्टर था। जो भी उनकी मीटिंग्स की, उनको अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि वो इस वक्त पॉपुलैरिटी के हवाले से कहां खड़े हैं। साबिर शाकिर साहब ने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, उन्होंने अपने एक व्लॉग के अंदर कैटेगोरिकली, उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा था कि मैं आपको कंफर्म करता हूं कि इलेक्शन फरवरी 2024 में नहीं होने वाले। और उसमें उन्होंने एविडेंसेस ये दी थी कि जिस किस्म की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, नया एससीपीएम लगाया गया है, मिनिस्टर्स और एमएनए एमपीएस जो छोड़ के जाना चाहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनको कहा गया है कि अभी अब ना जाएं, अभी फिक्र ना करें, इलेक्शन पता नहीं होने या नहीं होने, वगैरह वगैरह। उन्होंने कुछ एविडेंसेस ऐसी कोट की थी। अपना जो सेकंड लास्ट व्लॉग है, लेटेस्ट नहीं, जो सेकंड लास्ट व्लॉग है, उसमें अब से को 8-10 घंटे पहले डॉक्टर शहबाज गिल ने इसी किस्म की उन्होंने कहा कि उनको लग रहा है कि इलेक्शन जो है नहीं होंगे। उसमें खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नर हैं, उनकी उन्होंने स्टेटमेंट्स बताई कि कैसे वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का खतरा है, इनसिक्योरिटी है। और इस स्टेटमेंट से पहले उनकी मौलाना फजल रहमान से बताया जाता है कि मुलाकात भी हुई। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। अगर आप देखेंगे अब से कोई 8-1 घंटे पहले तैमूर झगड़ा ने, जो मिनिस्टर फाइनेंस रहे हैं, वेरी कैपेबल मैन, आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ सिटिंग विद हिम फॉर एन इंटरव्यू फॉर ग्लोबल विलेज स्पेस मैगजीन। वो कभी आप जाके उनका देखिएगा, ब्रिलियंट मैन। और मैकेंजी को वो पाकिस्तान में लेके आए थे, उसके पार्टनर थे। तो तैमूर झगड़ा जो है वो बड़े मीनिंगफुल किस्म के लंबे चौड़े ट्वीट करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ट्राइबल अफेयर्स, होम एंड ट्राइबल अफेयर्स की ने जो रिपोर्ट दी है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर यह कहा गया है कि तहरीक इंसाफ चूंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट तस्वर की जाती है, इसलिए दहशतगर्द जो है वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तैमूर झगड़ा की कम से कम जो है वो ट्वीट ये कहती है। और उन्होंने फिर एक एक्सप्लेनेशन दी है कि जो तहरीक इंसाफ है, हम बिल्कुल भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, हम पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नहीं है,
اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹوٹل نان سینس ہے, یہ بکواس ہے, یہ ہذیان ہے. لیکن یہ ہے کیا رپورٹ؟ یہ رپورٹ وہ رپورٹ ہے جو 21-22 نومبر کو خیبر پختونخوا کی حکومت کے ٹرائبل اینڈ ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرز جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پشاور ہائی کورٹ میں, جہاں ایک پٹیشن ہے تحریک انصاف کی, جہاں تحریک انصاف یہ پٹیشن لے کر گئی ہوئی ہے کہ ہمیں ایک جلسے اور کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے جبکہ باقی جماعتوں کو ملتی ہے, وہاں اس ٹرائبل افیئرز اور ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹیلیجنس کی میٹنگز ہوئی ہیں, انٹیلیجنس ہم نے گیدرنگ کی ہے, اور جو دہشت گرد ہیں وہ ان سے سب سے زیادہ خطرہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ JUIF کو ہے, پھر ANP کو ہے, ایون PMLN کو ہے, اور PTI جو ہے اس کا انہوں نے لکھا نہیں اس رپورٹ کے اندر, لیکن انہوں نے کہا کہ جو یہ پولیٹیکل میٹنگز ہیں ان کے لیے خاص طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا, ان پولیٹیکل میٹنگز کو بہت زیادہ خطرہ ہے, اور اسی لیے ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگائی ہیں, اور اس کے لیے ہمیں میٹنگ ٹو میٹنگ سرکمسٹانسز کو دیکھ کے پرمیشن دینے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کیا ایک نیریٹو شیپ ہو رہا ہے. پہلے تو کوئی پوچھے ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ سے کہ اگر خطرہ مولانا کی جماعت کو ہے, PMLN کو ہے, ANP کو ہے, تو پھر آپ اسے کہتے ہیں PTI. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ PTI اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, شاید اس کو خطرہ نہیں ہے, کلیئر نہیں ہو رہا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو اگر خطرہ ان 3 جماعتوں کو ہے تو پھر ان کو تو اجازت پھر بھی مل جاتی ہے, اور PTI کو اجازت کیوں نہیں ملتی اپنے کنونشنز کرنے کے لیے؟ ان کے اوپر جو ہے وہ اتنی زیادہ سختی کیوں ہے؟ پر اس کو چھوڑیں, اصل کہانی کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ جسٹ میں آپ سے شیئر کروں. اصل کہانی یہ ہے کہ بہت ہی شد و مت سے ایک بار پھر ایک نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پولیٹیکل میٹنگز, پولیٹیکل موبلائزیشن, لوگوں کا ملنا, بہت بڑی تعداد میں اکٹھا ہونا, ریلیز, جلسے جلوس کرنا جو ہے وہ خطرناک ہے, بیکاز دہشت گردی کا خطرہ ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جنوری 2023 میں جب عمران خان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو تحلیل کر دیا تھا, ڈیزالو کر دیا تھا, اور اس کے بعد الیکشن ہونے تھے, تو آپ نے دیکھنا کہ اگلے 90 دن کے اندر اندر خیبر پختونخوا اور اس کے بعد پنجاب کے اندر یہ آرگومنٹ بنایا گیا کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. سو مطلب کہ پنجاب کے اندر جہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی وہاں کہا گیا کہ ڈاکوؤں سے بھی خطرہ ہے, اس کا بھی خطرہ ہے, اس کا بھی خطرہ ہے, اور پھر وہ کرتے کرتے الیکشن کا پورا جو آرگومنٹ تھا اس کو ڈیفیٹ کر دیا گیا. آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو بھول گئے ہوں گے, لیکن میرا تو چونکہ بریڈ اینڈ بٹر ہے, میرا روز کا یہ کام ہے چیزوں کو دیکھنا, پرکھنا, ان کے نوٹس بنانا. مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ کس طرح جنوری, فروری, مارچ, اپریل میں ایک آرگومنٹ شیپ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں دہشت گردی کا خطرہ ہے, اور باقاعدہ عدالتوں کے سامنے جا کے, ہائی کورٹس کے سامنے جا کے یہ ہذیان اور یہ بکواس جو ہے اس کو اسٹریٹ کیا گیا. ایک بار پھر ایک آرگومنٹ شیپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی یہ ویسے کلیئر اس میں بڑی کنفیوژن ہے. کنفیوژن اس لیے ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو شہادی نظام دین کے لوگ ہیں, وہ امریکہ کو, برطانیہ کو اور IMF کو کیٹیگوریکلی یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ہم کروائیں گے, یہ بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے یہاں کے ممالک کی, بیکاز وہ کسی بھی جس قسم کی سچویشن پاکستان میں ہے اس کو انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ کے لیے یہ ممالک سپورٹ نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک سپورٹ کر رہے ہیں کہ GSP+ کے اوپر چند دن پہلے جو یورپین یونین کی ریویو رپورٹ آئی ہے جس پہ پاکستان کے GSP+ سٹیٹس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے کوئی امپروومنٹ نہیں ہو سکی. 2020 میں ہم نے جو میڈیا کے بارے میں لکھا تھا, پولیٹیکل فریڈمز کے بارے میں لکھا تھا, تو جو آبزرویشنز اور ہماری ریزرویشنز تھیں 2020 میں, ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاطر خواہ قسم کی امپروومنٹ نہیں ہوئی. دور فٹے منہ مائی فٹ. 2020 اور 2022 کے درمیان میں پاکستان میں سول لبرٹیز ایروڈ ہو گئیں, پاکستان میں سیاسی جتنی فریڈمز تھیں وہ ختم ہو گئیں, میڈیا کا کیا حشر ہوا, کس طرح سے جرنلسٹ قتل ہوئے, ان کی ٹھکائی ہوئی, ان کو اٹھایا گیا, ان کو مارا گیا, ان کو گنگا بہرا بنا دیا گیا, لوگوں کو ملک سے دوڑا دیا گیا. اور یورپین یونین اپنے GSP+ کی ریویو کے اندر لکھتی ہے کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکی, امپروومنٹ نہیں ہوئی. امپروومنٹ کہاں ہوئی؟ سچویشن تو بہت خراب ہو گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے باقی بہت سے مغرب کے ذرائع ابلاغ اور ادارے جو ہیں وہ اس رجیم کو سپورٹ کر رہے ہیں, یورپین یونین کے اوپر بھی کہیں سے یہ دباؤ آ رہا ہے. حالانکہ یورپین یونین کی اپنی ویلیوز جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں, اور یورپین یونین نے بھی بیسکلی آپ کو ٹیسٹلی طور پہ سپورٹ کیا. لیکن پوائنٹ میرا کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صورتحال بہت دیر تک جاری نہیں رہ سکتی, اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الیکشن کروانے کا بہت زیادہ پریشر ہے. پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ریس کے اندر جو گھوڑے اتارے ہوئے ہیں, ہمٹی ڈمٹی, آصف علی سرداری, مولانا فضل الرحمان, تحریک اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے جناب جہانگیر خان ترین صاحب کی, ان کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں. اور ان کے قدم کیوں لڑکھڑا رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگ ان میں بالکل ڈس انٹرسٹڈ ہیں. ایسا نہیں, وہ بہت کوشش کرتے ہیں. اب اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ کامونکے کے اندر جناب جہانگیر خان ترین صاحب کی استحکام پاکستان پارٹی نے جو ایک کارنر میٹنگ کرنے کی کوشش کی, جو ایک باقاعدہ ایک سڑکوں کے درمیان میں جیسے کہیں کھلی جگہ ہوتی ہے, کامونکے کے اندر ایک چھوٹا میدان نہیں ہے, ایک چھوٹی سی جگہ ہے سڑکوں کے درمیان میں جس کے چاروں طرف بلڈنگز ہیں,
उस जगह के ऊपर एक कन्वेंशन की गई और जहां कोशिश ये थी कि अगर 500,000 लोग ढंग के इकट्ठे हो जाएं तो बहुत बड़ा एक हजूम लगेगा, उसकी कम से कम ऑप्टिक्स लगेगी। और वहां पर जाहिर है कि जिस कैंडिडेट की बेसिस पे जो शख्स था लोकल, जो नोटेबल था, जिसने वो मीटिंग करवानी थी, जिसका बाकायदा जिक्र करते हैं, अगर आप जहांगीर खान तरीन साहब का ट्विटर के ऊपर वो स्टेटमेंट देखेंगे तो वो बाकायदा उन साहब का नाम लेके उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अलीम खान साहब का जिक्र करते हैं और लोगों का जिक्र करते हैं। तो बावजूद ये कि वो जो लोकल नोटेबल है उसने यकीनी तौर पर जहांगीर खान तरीन साहब को खुश करने के लिए खासा जोर लगाया होगा, खर्चा किया होगा, पैसा खर्चा होगा, उसके बावजूद वहां बंदा ही कोई नहीं है, वहां 150 बंदा उनके सामने टोटल जो खड़ा है। तो ये इस किस्म का जो रिसेप्शन मिल रहा है लोगों से, इसकी वजह से ये सारी जमातें खौफजदा हैं। और ऑन टॉप ऑफ इट आपने देखा कि पिछले 24-36 घंटे के अंदर अपरदीन में जिस किस्म की आपने स्पॉन्टेनियस एनर्जेटिक मोबिलाइजेशन देखी है, उसको देखकर भी ये लोग घबरा रहे हैं। और आज के दिन में गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर इसी किस्म की मोबिलाइजेशन जो है वो कड़क में, सवात के अंदर, एबटाबाद के अंदर, खैबर में देखने में आई है पीटीआई के कन्वेंशन की शक्ल में, जिसके बाद इनको क्लियरली नजर आता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर किसी को ख्याल था कि पंजाब की तरह कोई झुल्लू फेर सकेंगे तो वो सूरत हाल इनके हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है। और खतरा इनको ये महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि खैबर पख्तूनख्वा के देखे देखे पंजाब के अंदर भी पीटीआई कोई मोबिलाइजेशन कर सके जहां बहुत ज्यादा डरा के रखा गया, खौफ की फजाए। तो ये वो सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें लग ये रहा है कि ये लोग जो है इलेक्शन से कमी कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, मुझे एक सोर्स ने बताया, बहुत ही रिलायबल सोर्स है, कि पाकिस्तान के अंदर जो IMF का मिशन है उनका ये कहना है, वहां से ये बात निकली है कि उनके सामने पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या पाकिस्तानी डेलीगेशन है उसने कहीं ये हिंट उनको करवाया है कि शायद इलेक्शन जो है वो फरवरी 2024 में ना हो सके। अब तक ये सब बातें डॉट कनेक्टिंग के लेवल पे हैं, स्पेकुलेशन के लेवल पे हैं, ये मुख्तलिफ डिस्पैरेट डिसजॉइंटेड पीसेस ऑफ एविडेंसेस हैं जिनको हम इकट्ठा करके देख रहे हैं। लेकिन ये चीजें एक डायरेक्शन की तरफ हमें जाते हुए लग रही हैं और देखना पड़ेगा कि अगले चंद दिनों में इस हवाले से मजीद क्या चीजें जो हैं हमारे सामने आ सकती हैं। अब इसमें 2-3 और भी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं अगले व्लॉग में टच अपॉन करूंगा, बिकॉज 28 तारीख को इमरान खान साहब के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक पिटिशन या एप्लीकेशन आई हुई है किसी की तरफ से कि चूंकि उनकी कन्विक्शन है तोशाखाने के केस में। मैं आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस हवाले से आपके साथ शेयर कर सकूंगा। और फिर ये कि क्या 28 तारीख को ही जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने हुक्म के तहत ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को एक ओपन ट्रायल के लिए इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बुलाया है, क्या सरकार और चौधरी निजामुद्दीन ये होने देंगे? क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वहां पहुंच पाएंगे? वहां पहुंच पाएंगे तो वहां क्या होगा? इसकी डिटेल्स मैं अगले व्लॉग्स में आपसे शेयर करूंगा और उस हवाले से खदशात क्या है। थैंक यू।